Hello everyone and welcome to this video. In this video, we will continue our discussion on back analysis and talk about all the parts of back formula. Cost of capital is calculated with three components. The first is cost of equity into weight of equity plus cost of debt into weight of debt plus cost of preference stock into वेट ऑफ प्रेफरेंस स्टॉक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेट ऑफ इक्विटी। तो वेट ऑफ इक्विटी कैसे आएगा? आपके पास तीनों वैल्यूज होनी चाहिए, इक्विटी की वैल्यू, डेट की वैल्यू और प्रेफरेंस स्टॉक की वैल्यू। अब जब ये तीनों वैल्यूज आपके पास होंगी तो आप उसका वेट निकाल सकते हो। कैसे? पहले वेट ऑफ इक्विटी निकालते हैं। जैसे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिक शेयर्स आउटस्टैंडिंग लाने होंगे। कहाँ से? लेटेस्ट फाइल से। लेटेस्ट फाइल जो भी हो, जिस दिन आप वैल्यूएशन कर रहे हैं उससे जस्ट प्रीवियस लेटेस्ट फाइल क्या है, वहाँ से आप चाहे वो एनुअल रिपोर्ट हो या फिर वो क्वार्टर फाइल हो, आप वहाँ से उसके शेयर आउटस्टैंडिंग लेके आएंगे। अगर शेयर आउटस्टैंडिंग के बाद कुछ मेजर इवेंट हुआ है शेयर्स रिलेटेड, तो उसका इम्पैक्ट आपको लेना पड़ेगा शेयर आउटस्टैंडिंग में। फॉर एग्जांपल, अगर आपको बोनस शेयर इशू हुए हैं, आपका स्टॉक स्प्लिट हुआ है, राइट इशू हुआ है, डेट इक्विटी में कन्वर्ट हुआ है, तो इक्विटी रिलेटेड कोई भी अगर एडजस्टमेंट हुई है, कोई भी इवेंट हुआ है, शेयर बायबैक हुआ है, शेयर इशू हुआ है, ऑप्शंस कन्वर्ट हुए हैं, तो उसका इम्पैक्ट आपको लेना पड़ेगा। ठीक है। लेटेस्ट फाइल के बाद अगर कोई भी इवेंट हुआ है तो उस इवेंट का इफेक्ट आपको देना पड़ेगा। तो बेसिक शेयर आउटस्टैंडिंग प्लस, तो आपके आ जाएंगे टोटल डाइल्यूटेड शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस, तो आपकी आ जाएगी मार्केट कैप। ये डाइल्यूशन कहाँ से आता है? डाइल्यूशन मैंने आपको बताया था डाइल्यूटिव सिक्योरिटीज से आता है। डाइल्यूटिव सिक्योरिटी कौन सी होती हैं? ऑप्शंस, वारंट्स, कन्वर्टिबल डेट एंड कन्वर्टिबल प्रेफरेंस स्टॉक। तो ऑप्शन और वारंट के केस में हम ट्रेजरी स्टॉक मेथड लगाते हैं, और कन्वर्टिबल प्रेफरेंस स्टॉक और कन्वर्टिबल डेट के केस में हम इफ कन्वर्टेड मेथड लगाते हैं। और क्या किया जाता है इन दोनों मेथड में, वो अगर आपको समझना हो तो एक पिछली वीडियो आप देख करके आइए जिसमें हम एंटरप्राइज वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, वहाँ ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया, उसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होता है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी होता है मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ कॉमन इक्विटी। ऑर्डिनरी शेयर्स की मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या है, वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होती है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए जो सबसे पॉपुलर मेथड है वो है कैपएम, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। ठीक है। क्या है फॉर्मूला? मैं यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहले हम रिस्क फ्री रेट लेंगे प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ। तो इन तीनों कंपोनेंट में बात करते हैं। सबसे पहले होता है रिस्क फ्री रेट। रिस्क फ्री रेट क्या है? रेट एट विच देर इज नो डिफॉल्ट रिस्क। सेंट्रल गवर्नमेंट जहां पेरेंट कंपनी लिस्टेड हो वहां का बॉन्ड लेना है। बॉन्ड कितने साल का लेना है? जितना आपका फोरकास्ट पीरियड है। जैसे हमारा फोरकास्ट पीरियड फाइनेंशियल मॉडल में कितने साल का है? 6 साल का है। तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का 6 साल का बॉन्ड लेना है जिसकी रिमेनिंग मेच्योरिटी 6 साल की हो। ओरिजिनली चाहे वो 8 साल का हो बट वो 2 साल पुराना है, तो अभी रिमेनिंग मेच्योरिटी उसकी कितनी है? 6 साल है। आज अगर उस बॉन्ड में आप इन्वेस्ट करोगे तो मिनिमम रिस्क फ्री रेट आपको कितना मिलेगा, वो जो रेट है वो आपको यहाँ लिखना है। ठीक है। तो इसके लिए स्पेसिफिक वेबसाइट्स हैं, रिस्क फ्री रेट कहाँ से उठा सकते हो। worldgovernmentbonds.com ये एक वेबसाइट है जहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज के बॉन्ड्स के रेट आपको दिए होंगे लेटेस्ट, वो आप वहाँ से ले सकते हो। अदरवाइज हर कंट्री की एक स्पेसिफिक वेबसाइट होती है, एक क्या बहुत सारी वेबसाइट से आप ये डेटा ले सकते हो। जब हम इस पर प्रैक्टिकली काम करेंगे तो मैं आपको वो वेबसाइट दिखाऊंगा। देन बीटा। बीटा क्या होता है? बीटा शोज द सेंसिटिविटी ऑफ द स्टॉक विद रिस्पेक्ट टू मार्केट इंडेक्स। इसको समझने के लिए मैं आप इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ। बीटा शोज सेंसिटिविटी ऑफ स्टॉक विद रिस्पेक्ट टू
मार्केट इंडेक्स। तो ये सेंसिटिविटी बताता है मार्केट के कंपैरिजन में। तो मान लीजिए आपका बीटा, आपकी कंपनी का बीटा है 2। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर ओवरऑल मार्केट 10% जाएगी ऊपर, इफ ओवरऑल मार्केट इंक्रीजेस बाय 10%, देन दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल स्टॉक जिसकी बीटा 2 है, इट विल गो अप बाय 20%। इवन अदरवाइज अगर ओवरऑल मार्केट 10% नीचे जाएगी तो आपका इंडिविजुअल स्टॉक 20% नीचे जाएगा। बीटा का मतलब ये होता है। तो आरएम क्या होता है? मार्केट रिटर्न। आरएफ मैंने आपको बताया था रिस्क रिटर्न। इस पर्टिकुलर पार्ट को क्या कहते हैं? रिस्क प्रीमियम। तो इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पे आपके पास मान लीजिए 10,000 रुपीज़ है। तो 10,000 रुपीज़ को आप कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो? आप इस 10,000 रुपीज़ को एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकते हो, जहाँ से आपको एक रिस्क फ्री रिटर्न 7% का मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। तो अब अगर आप इस 10,000 रुपीज़ को गवर्नमेंट बॉन्ड के से निकाल के इक्विटी मार्केट में लगाओगे, तभी तो लगाओगे ना जब आपको दिखेगा कि कुछ एडिशनल रिटर्न मिलेगा। ठीक है, क्योंकि बॉन्ड मार्केट रिस्क फ्री है, लेकिन आपकी इक्विटी मार्केट बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो वहाँ पर आपका रिटर्न अगर ज़्यादा मिलता हुआ दिखेगा तभी आप वहाँ पर इन्वेस्ट करोगे, अदरवाइज नहीं। तो मतलब क्या है, आप अगर गवर्नमेंट बॉन्ड से शिफ्ट होकर के इक्विटी मार्केट में आते हो तो 7% तो आपको चाहिए ही चाहिए, प्लस इक्विटी मार्केट से भी आपको एक स्पेसिफिक रिटर्न चाहिए। वो मैं जूम कर लेता हूँ, मान लीजिए 6%। आर एम माइनस आर एफ, ये फाइनल फिगर 6% है। अब जो ये 6% है ये ओवरऑल मार्केट का रिटर्न है, ओवरऑल मार्केट से। लेकिन जो इंडिविजुअल सिक्योरिटी जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो, दैट इंडिविजुअल सिक्योरिटी मे बी मोर रिस्की और लेस रिस्की इन कंपैरिजन टू द मार्केट। तो अगर आपकी इंडिविजुअल सिक्योरिटी ज़्यादा रिस्की है तो आपका जो बीटा है वो ज़्यादा होगा, मतलब आपको रिटर्न फिर ज़्यादा चाहिए। तो अगर इंडिविजुअल सिक्योरिटी ज़्यादा रिस्की है तो आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए, और अगर कम रिस्की है तो आपको कम रिटर्न चाहिए। तो कम रिटर्न चाहिए या ज़्यादा रिटर्न चाहिए, दैट विल बी टेकन केयर बाय बीटा। तो बीटा अगर ज़्यादा रिस्की है तो बीटा ज़्यादा हो जाएगी, अगर इंडिविजुअल सिक्योरिटी ज़्यादा रिस्की है तो बीटा ज़्यादा होगी, और अगर इंडिविजुअल सिक्योरिटी कम रिस्की है तो बीटा कम हो जाएगी। लेकिन जो 6% है ना, ये तो फिक्स रहेगा, क्योंकि ये जो रिटर्न हमें 6% का चाहिए ये हमें मार्केट से देंगे। इंडिविजुअल सिक्योरिटी ज़्यादा रिस्की होगी तो बीटा ज़्यादा हो जाएगा, रिटर्न बढ़ जाएगा, और इंडिविजुअल सिक्योरिटी कम रिस्की होगी तो बीटा कम हो जाएगा, तो आपका रिटर्न भी कम हो जाएगा। तो इस हिसाब से यहाँ पर ये आएगा आपका 16% और यहाँ पर ये आएगा 11.8%। ठीक है। तो ये जो 16% है या 11.8% है, ये आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। एक्चुअली रिटर्न कितना मिलेगा नो वन नोज इन एडवांस, बट जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे, इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये जज करना है कि क्या इस इन्वेस्टमेंट से मुझे 16% का रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है। तो इन्वेस्टर्स की जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो कंपनी के हिसाब से कॉस्ट ऑफ इक्विटी या कॉस्ट ऑफ कैपिटल बन जाती है, मतलब वो उसके लिए डिस्काउंट रेट होती है। तो इसके बारे में हमने बात किया। तो बीटा के बारे में हमें कुछ और भी डिस्कशन करना है, बट इस वीडियो में नहीं करते हैं, उसके लिए एक स्पेसिफिक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो बीटा हमें याहू फाइनेंस से मिल जाएगी, या और भी बहुत सारे सोर्सेज है जहाँ से मिल जाएगी। आर एम माइनस आर एफ यानी कि रिस्क प्रीमियम, इसके भी बहुत सारे सोर्सेज हैं, वो सारे सोर्सेज में आपको जब प्रैक्टिकली डीसीएफ वैल्यूएशन कराऊंगा तब बताऊंगा। तो नेक्स्ट है आपका वेट ऑफ डेट। तो वेट ऑफ डेट के लिए हमें कुछ नहीं करना, शॉर्ट टर्म डेट प्लस लॉन्ग टर्म डेट माइनस कैश, तो इससे क्या आएगा हमारा नेट डेट आ जाएगा। इसके बाद आता है कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट में सबसे पहली बात तो भी आप समझ लीजिए, ये मार्जिनल इंटरेस्ट रेट होता है, मार्जिनल पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट रेट। ठीक है। तो इसको निकालने के कई तरीके हैं। सबसे पहला है वाईटीएम। अगर आपकी कंपनी का बॉन्ड है तो उसका यील्ड टू मैच्योरिटी कैलकुलेट कर लेंगे, तो जो यील्ड टू मैच्योरिटी होगी उसे हम मान लेंगे कॉस्ट ऑफ डेट। और अगर आपका कंपनी का बॉन्ड नहीं है तो कोई सिमिलर कंपनी होगी, उसका बॉन्ड हम ले सकते हैं, उसका वाईटीएम निकाल सकते हैं। अगर वो ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो एक दूसरा ऑप्शन होता है रिस्क फ्री रेट प्लस क्रेडिट स्प्रेड।
रिस्क फ्री रेट प्लस क्रेडिट स्प्रेड। इसका क्या मतलब है? क्रेडिट स्प्रेड का मतलब है बैंक जब आपको लोन देता है तो लोन देने में उसे कुछ क्रेडिट रिस्क होता है, ठीक है। तो आपकी जितनी बेटर रेटिंग होगी, आपकी कंपनी की जितनी ज़्यादा बढ़िया रेटिंग होगी, उसका रिस्क उतना ही कम होता जाएगा। तो जितना रिस्क बैंक को आपको लोन देने में जितना कम रिस्क होगा, उस कम रिस्क के लिए वो कम स्प्रेड चार्ज करेगा। मतलब जितना रिटर्न इंटरेस्ट रेट वो ज़्यादा मांगता है, दैट इज बिकॉज ऑफ एडिशनल रिस्क दैट द बैंक इज टेकिंग फॉर गिविंग यू लोन, ठीक है। तो क्रेडिट स्प्रेड कहाँ से उठाया जा सकता है? क्रेडिट स्प्रेड के लिए सबसे पहले आपकी रेटिंग होनी चाहिए। अगर आपकी कंपनी की रेटिंग नहीं है तो कोई सिमिलर कंपनी उसकी रेटिंग मिल जाए, तो उस पर्टिकुलर रेटिंग के लिए वर्ल्ड ओवर जो बैंक्स हैं वो कितना क्रेडिट स्प्रेड चार्ज करते हैं वो एक पब्लिकेशन से मिल जाएगा, ठीक है। और अगर मान लो रेटिंग भी ना मिले तो कुछ पर्टिकुलर रेशियोज कैलकुलेट करके आप अपनी कंपनी की रेटिंग खुद भी असाइन कर सकते हो, बट वो एक कॉम्बरसम टास्क हो जाएगा, काम है डीसीएफ वैल्यूएशन करना और एक अलग से मॉडल बन जाएगा। तो वो काम हम जनरली नहीं करते हैं। अगर रेटिंग मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर तीसरा मेथड है विच इज नॉट रिकमेंडेड बट वेरी फ्रीक्वेंटली देर आर मैनी पीपल विच आर यूजिंग इट। तो वो क्या करते हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट से और बैलेंस शीट से एवरेज डेट उठा लेंगे और इंटरेस्ट रेट निकाल लेंगे। तो इन सब में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है जिसको हमें यूज़ करना चाहिए वो है वाईटीएम। वो ना मिले तो रिस्क रेट प्लस क्रेडिट स्प्रेड, अगर ये भी ना हो पाए तो फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस डिवाइड बाय एवरेज डेट, ये भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो थर्ड है वेट ऑफ प्रेफरेंस स्टॉक। वेट ऑफ प्रेफरेंस स्टॉक सिंपली बैलेंस शीट में जो प्रेफरेंस स्टॉक होता है, आपको मैंने बताया होगा पिछली किसी वीडियो में, अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वीडियो देखोगे तो इक्विटी सेक्शन के अंदर सबसे पहले आता है प्रेफरेंस स्टॉक, फिर आता है कॉमन स्टॉक, फिर आता है एडिशनल पेड इन कैपिटल, फिर आता है आपका रिटेन अर्निंग, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ट्रेजरी स्टॉक, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ये सब आइटम्स आते हैं। तो जो सबसे पहला आइटम प्रेफरेंस स्टॉक, प्रेफरेंस शेयर्स इनटू फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, तो वो प्रेफरेंस स्टॉक है, वो सीधा सीधा आपको यहाँ लिखना है। फिर आएगा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस स्टॉक, ये गिवन होता है। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस स्टॉक क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर्स की डिविडेंड रेट, जो एनुअली आप डिविडेंड दोगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, वो जो डिविडेंड रेट है उसी को हम क्या मान लेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस स्टॉक। कई बार 2 या 3 प्रेफरेंस स्टॉक होते हैं और सब पे अलग अलग डिविडेंड रेट होता है, तो जो उनका वेटेड एवरेज होगा उसको हम कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस स्टॉक मान लेंगे। इसको पोस्ट टैक्स नहीं किया जाता, जो इंटरेस्ट रेट होता है उसे पोस्ट टैक्स करके कॉस्ट ऑफ डेट बनाया जाता है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ डेट जब इंटरेस्ट हम चार्ज करते हैं इनकम स्टेटमेंट में तो उससे हमारा टैक्स कम हो जाता है, तो नेट बर्डन जो कम होता है, इसलिए हम इंटरेस्ट रेट को पोस्ट टैक्स करते हैं। लेकिन जो प्रेफरेंस डिविडेंड है उसको टैक्स डिडक्टिबल नहीं माना जाता, क्योंकि वो टैक्स डिडक्टिबल है नहीं, ठीक है। तो इसको पोस्ट टैक्स हम नहीं करते हैं। तो इस वीडियो में हमने क्या बात करी? कॉस्ट ऑफ कैपिटल के सारे कंपोनेंट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उन सब के बारे में हमने एक डिस्कशन लिया। अगली वीडियो में हम बात करेंगे बीटा के बारे में। बीटा पे हमने बहुत ही थोड़ा डिस्कशन इस वीडियो में लिया है, थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।